जेल के अंदर कई लोगों को आने के बाद लॉकअप में 3 दिन 4 दिन जिस प्रकार उनके साथ ये अमानवीय अत्याचार हुए, वो उस स्थिति में जेल में आने के बाद उनको 10 दिन 15 दिन मालिश करना, ये सब महीने तक किया। कुछ लोग जीवन भर विकलांग हो गए हैं। कुछ लोगों के जीवन भर किसी न किसी प्रकार की व्याधि हो गई। कुछ लोगों को जीवन भर आंखें चली गई। तो ये हुआ है। हमारे कई मित्र ऐसे हुए, वैसे मेरे साथ तो ऐसे नहीं हुआ, हमारे आंखों के सामने हुआ है। तो जिनको ऐसे हुआ, उन्होंने बाद में किसी भी प्रकार के उनके मुंह से कोई अपशब्द नहीं आए और उन्होंने इस आंदोलन से दूर नहीं गए, या उनके घर के लोग संगठन को नहीं छोड़े। कर्नाटक में राजू करके एक उसके हत्या हो गई पुलिस स्टेशन के अंदर। तो ऐसे कई प्रकार के लॉकअप की जो हिंसा है ना, वो देश भर में बहुत जगह पर हुए हैं। दूसरा एक है कि बाहर होने वाले, मैं बेंगलुरु के एक घटना जानता हूं, मैं बहुत सारे देश भर के भी मालूम है। ओम प्रकाश कोहली जी दिल्ली में थे, जो गवर्नर रहे, राज्यसभा सदस्य रहे, विद्यार्थी परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष भी थे। दिल्ली के एक तिहाड़ जेल में सब जानते हैं कि ओम प्रकाश कोहली जी थोड़ा सा दिव्यांग थे चलने में। उनको पुलिस ने लात मारा जेल के अंदर, लॉकअप में। उनके साथ अत्यंत अपमानकर व्यवहार किए। वो कॉलेज के प्रोफेसर थे, खड़े होना मुश्किल था, ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसे किए। ऐसे देश भर में हुए। तो बेंगलुरु में एक गायत्री करके एक महिला, उन्होंने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह करने के बाद उनको अरेस्ट किया, जेल में ले गए। 15 दिन के बाद उनके, वो सत्याग्रह करते समय वो आई थी, वो गर्भवती थी, तो वो सत्याग्रह की। लॉकअप में लेके जाने के बाद उनके प्रसव वेदना जब हुई तो हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल में उनको पलंग पर सुलाए थे। तो डिलीवरी उनकी जो हुई, उस समय उनके दोनों पैर को जंजीर से बांधा हुआ था। उन बातों को आज याद करने से अपने मन अनावश्यक यातना में या खराब से यह होता है। तो गर्भवती महिला कहीं भाग जाएगी ऐसे तो नहीं है, और डिलीवरी हो गई तो उनको बांध के रखने की क्या जरूरत थी। उत्तर भारत में व्यापक प्रमाण में नसबंदी क्या हुआ, पकड़ पकड़ कर किए। उस समय के सरकार के प्रशासन के चलाने वाले चौकड़ी थी, उसमें जो भी लोग थे, उन्होंने नसबंदी के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण करने के, उन्होंने जिस प्रकार के आपातकाल के उपयोग किया, जबरदस्ती, यह घोर अमानवीय और मानवाधिकार के विरुद्ध के इतिहास के पन्नों पर हमेशा एक काला धब्बा है। शाह कमीशन के सामने भी यह सब बाद में आया था, जेल के अंदर भी हुआ। जेल के अंदर बाकी जो कैदी रहते हैं, क्रिमिनल केसेस में आए हैं, उन लोगों को राजनीतिक कैदियों के खिलाफ उकसा कर, उन लोगों के झगड़ा करवा के उनसे मारपीट करवाया। उनके हाथ में सब प्रकार की चीजें हैं, ये राजनीतिक कैदियों के पास निहत्थे थे।
जेल के अंदर ऐसे जानबूझकर करवाने का प्रयत्न किया, झगड़े हो गए ऐसे। बल्लारी जेल में लगभग 25 लोग हाथ के पैर के हड्डी टूट गई, महीनों तक उनको अस्पताल में रखना पड़ा। लोकतंत्र के, प्रजातंत्र के अंतर्गत ही अपने को संघर्ष करना चाहिए, संविधानात्मक ढंग से ही करना चाहिए। बंदूक उठाकर क्रांति नहीं करनी है, शस्त्र उठाकर संघर्ष करके आपातकाल का विरोध करना ये गलत है, ऐसे समिति के स्पष्ट अभिप्राय था। लोगों को हिंसा के मार्ग पर नहीं लाना, यह स्पष्ट निर्देशन था। सत्याग्रह नवंबर 14 तारीख से प्रारंभ करना यह तय किया। सत्याग्रह ने कैसे, किसी भी सड़क के चौराहे पर या किसी जगह पर, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर जितने संख्या में हो सकते उतने संख्या में लोग आना, आपातकाल के विरुद्ध में 2-4 नारे लगाना, अपने डिमांड जो है उसके नारे लगाना, पुलिस आएगी, पकड़ेगी, लेके जाएंगे, सत्याग्रह करना, जेल भरना, यह तय था। और यथासंभव साहित्य पर्चे उसको लोगों को दे देना, क्योंकि हमको देने के लिए कोई और रास्ता नहीं था, ओपनली हम नहीं दे सकते थे। इसलिए सत्याग्रह के लिए जाते समय जेब में, थैली में पर्चे रखो, उसको सबके लिए दे दो। तो ये सत्याग्रह के तरीके थे। तरह तरह के सत्याग्रह हुए और भी हुए। इस आपातकाल को जनता ने स्वीकार नहीं किया है, यह लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र के दमन हो गया है। इसलिए इसके लिए विरुद्ध आवाज उठाना, समाज मरा नहीं है, यह स्तब्ध नहीं है, ऐसे दिखाना, यह बहुत बड़ा एक उद्देश्य था सत्याग्रह का। लगभग 49,000 से अधिक लोग सत्याग्रही आपातकाल के विरुद्ध के संघर्ष में काम किया है। तो इसलिए संघ को दमन करना यह मुख्य बात होने के कारण अन्य 25 संगठन के साथ संघ को भी बैन कर दिया था। इसलिए संघ पर प्रतिबंध लगाना और संघ के दमन करना, यह सरकार के वरिष्ठों के, नेताओं के, प्रधानमंत्री उस समय के, उनके स्पष्ट उद्देश्य था। तो इसलिए संघ को दमन करने के लिए उन्होंने स्वयंसेवकों के पुराने सूची उनको मिली, कहीं किसी के डायरी में मिल गई, या कार्यालय उन्होंने बंद करवाया, इमरजेंसी के बाद कार्यालय पर जाकर उसके सब राइड किए, कार्यालय के ऊपर ताला लगाया, तो कार्यालय के अंदर जो सूचियाँ थी, स्वयंसेवक सूची, गुरुदक्षिणा के कार्यकर्ताओं की सूची है, ऐसे लोगों के सूची पकड़ कर उन्होंने उन घरों में गए, तो घर पे बैठे हुए व्यक्ति को भी लेके आए। तो इसलिए उनको संघ की व्यवस्था के पद्धति की सूची का लाभ उनको मिला, तो वो भी किया है। कई जगह पर संघ के कार्यकर्ता सरकारी या कॉलेज में नौकरी में है, बैंक में नौकरी में है, तो दबाव डालकर उनको वहां से ये किया, तुमको सस्पेंड कर देंगे, ये कर देंगे, इस प्रकार के उनके नौकरी के वगैरह किया। या व्यापारी वगैरह है तो उनके ऊपर किसी न किसी प्रकार से कानून से कई लोगों को दबाव डालने का प्रयत्न किया। दूसरा और एक है कि सामान्यतः जो टार्चर हुआ है, अधिकतर टार्चर जो पुलिस लॉकअप में हुआ वो स्वयंसेवकों पर ही हुआ है। इसके दोनों कारण हैं। एक है भूमिगत काम में सक्रिय स्वयंसेवक अधिक थे, इसलिए वही पकड़े गए तो उनका किया। दूसरा, उनको लगता था कि ये इनसे बहुत जल्दी हम बुलवाएंगे। अंडरग्राउंड लिटरेचर छपता था, उदाहरण के लिए, कहां छप रहा है पूछेंगे, तो स्वयंसेवक बोलता नहीं था, तो उनको टार्चर करने के बाद भी स्वयंसेवक के मुंह से शब्द नहीं निकलते थे, तो इसलिए उनका अधिक टार्चर इस कारण से भी हुआ। बहुत बार स्वयंसेवक का इसमें एक बड़ी संख्या ऐसे हैं जो नित्य की शाखा में नहीं थे। कई वर्ष पहले वो शाखा के नित्य के काम में थे, किसी न किसी कारण से, व्यक्तिगत कारण से तबादले हो गए, घर के कुछ कठिनाई के कारण वो नित्य शाखा के काम में नहीं होंगे, लेकिन वो स्वयंसेवक तो था। ऐसे लोग बहुत एक हमारे लिए गर्व के विषय है, बहुत बड़ी संख्या के ऐसे स्वयंसेवक आपातकाल में
भागे नहीं, दूर नहीं गए, उल्टा वो सक्रिय हो गए। क्योंकि उन्होंने क्या कहा, देखो हम स्वयंसेवक है, पुलिस को पता नहीं है क्योंकि हमारे नाम अभी सूची में नहीं है, इसलिए हमारे घर का उपयोग करिए। हमारे घर में भूमिगत कार्यकर्ता रुके, भोजन करे, क्योंकि हमारे घर पुलिस के राडार में नहीं है। ये कहने की हिम्मत कार्यकर्ता स्वयंसेवकों ने की उस समय। ऐसे कई स्वयंसेवकों ने जो जेल में रहे सत्याग्रह करके या ऐसे ही अरेस्ट होकर जो गए, उनके परिवार के संदर्भ में जगह जगह पर सूची बनाकर उनके घर में महिला है, बच्चे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था वगैरह करने के लिए उन्होंने लिस्ट बनाई। अपने तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूशन किए, अपने घर से कुछ व्यवस्था, आर्थिक सहायता की। ऐसे जगह जगह पर इसके कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था की। तो इस व्यवस्था के कारण बहुत सारे स्वयंसेवकों के घर में भले ही कमाई करने वाला व्यक्ति नहीं था, कुछ न कुछ ऐसे मदद हुई। ऐसे भी हैं, 2-4 जगह पर लड़की की शादी तय हो गई थी। तो ऐसे भी मुझे मालूम है, कई घटनाएं ऐसे हैं। स्वयंसेवकों ने, बाकी लोगों ने वो शादी न रुके, न टूटे, भले ही वो जेल में है, पिताजी चिंता मत करो, ऐसे करके खड़े होकर शादी भी करवाई। दूसरे संगठन, दूसरे पार्टी, उनके लिए भी स्वयंसेवकों ने किया है। संघर्ष में जो थे उन सबके लिए करना यह था। जेल में रहने वाले संघ के प्रमुख कार्यकर्ता सामान्यतः अपने संघ के स्वयंसेवकों को बाहर के जब मिलने वगैरह आते थे जेल में, यही उन्होंने बताया, सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। इसलिए मुझे याद है, सर्वोदय के 2 कार्यकर्ताओं के घर में कर्नाटक में जब परिस्थिति अच्छी नहीं थी, संघ के स्वयंसेवकों ने उनकी व्यवस्था की। मैं ये नहीं कहना करता, उसको कोई क्रेडिट नहीं लेना है, संघर्ष में हम सब साथ हैं। किसी भी देश में लोकतंत्र जहां है, वहां लोक की आवाज को दमन करने के, कुचलने के कोई भी प्रयत्न वह सफल नहीं हो सकता। और कुछ समय के लिए आप दमन कर सकते हैं, जैसे 20 महीने आपातकाल रहा, लेकिन दमन नहीं हो सकता। लोगों की आवाज हमेशा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो बुलंद रह सकती है, उसको बुलंद रहना चाहिए। आपातकाल के विरुद्ध के संघर्ष क्यों सफल हुआ? क्योंकि इस प्रकार लोगों के जागरूक रखने के और एक संगठनात्मक नेटवर्क रखने के उस समय के नेतृत्व ने इस विषय के बारे में लोगों के लिए योग्य मार्गदर्शन दिया, ऐसे लोगों को तैयार किया था। उस आंदोलन में विशेष करके ये विद्यार्थियों के, युवजनों के एक आंदोलन से देश भर में एक परिवर्तन के लिए आंदोलन चला। इसलिए देश के नौजवान विद्यार्थी और नौजवान लोग देश समाज के बारे में जागरूक रहकर समय समय पर अपने आवाज को उठाना, सही दिशा क्या है इसके बारे में निर्णय करते हुए एक प्रबल जनशक्ति की आवाज बनना, यह यदि हमेशा उनकी ट्रेनिंग रहना यही होता है तो समाज के लिए हमेशा वो एक रक्षा कवच बनता है, एक आशादीप बनता है। दक्षिण भारत में उसके नेतृत्व दिए माननीय होवे शेषाद्री जी ने, बेंगलुरु केंद्र था उनका, जगह जगह पर हमने प्रेस ढूंढे। रात को प्रेस काम करना और प्रेस काम करना, आवाज नहीं आना, तो इसलिए बहुत उसके लिए मशक्कत करने पड़ती थी। तो 2 पन्ने के, 4 पन्ने के पत्र पत्रिकाएं छपवाना, उसमें न्यूज आइटम अन्य देश के अन्य भागों में क्या चल रहे हैं इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना। ये जानकारी इकट्ठा कैसे करना, वो थोड़ा सा हम कुछ फोन का भी उपयोग किए, भूमिगत इसमें अलग अलग नाम से किए, प्रवास करने वाले लोगों से लिखवा कर लाते थे, एक नेटवर्क शुरू किया था। इसके लिए ही कुछ कार्यकर्ता प्रवास करते थे। वो एक दृष्टि से पत्रकार जैसे, अंडरग्राउंड पत्रकार। हम अलग अलग नाम से, उदाहरण के लिए कर्नाटक के 4 जगह पर या महाराष्ट्र में अलग अलग नाम से अंडरग्राउंड की पत्रिकाएं छपती थी, मराठी में, कन्नड़ में, तेलुगु में, हिंदी में, उस राज्य में वो नाम भी अलग अलग थे। कर्नाटक में कन्नड़ में ही 3 नाम से 3 जगह पर छपते थे। हाँ, उसका छपने के बाद 2 प्रकार के छपना, एक है प्रिंटिंग प्रेस,
वो आवाज करता है, पुलिस पकड़ सकते हैं। इसलिए हाथ से साइक्लोस्टेल करना, घुमा घुमा कर साइक्लोस्टेल करना, रातों रात काम करते थे, 1,000 प्रति निकालना रात भर काम करके, उसको सुबह 3:30-4 बजे से 5 बजे के बीच सामान्यतः जाना सड़क पर, घर के गेट के पास जहां पेपर रखते वहां डाल देना, ऐसे हम करते थे। तरह तरह के किए। जेल में सुबह से शाम तक कैंप जैसे हम चलाते थे। DAR जिनके केस चलते हैं, कोर्ट में लेके जाते हैं, ऐसे DAR के जो कैदी हैं वो अलग है। उनके 1 महीने या 15 दिन के लिए जेल से जैसे कई बार छूट जाते थे, बेल में जाते थे, ऐसे होता था। मीसा के हैं, वो मीसा के लोगों के ऊपर कोई चार्जशीट नहीं, उनको ना कोर्ट है, ऐसे चलता था। तो इसलिए मीसा में रहने वाले लोगों के जीवन शैली अलग थी। तो मीसा में रहने वाले लोग आए तो बाहर जाएंगे, कब जाएंगे कोई पता नहीं है। बीच में एक बार ऐसे था, नीरेन डे सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक आर्गुमेंट किया और उनके आर्गुमेंट को सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया। आर्गुमेंट क्या था उनका? मीसा के लोगों देश की सुरक्षा के लिए उनको हम उनके ऊपर कोई चार्जशीट नहीं और कब तक रहना है इसकी कोई गारंटी नहीं है। दे में एंड देयर लाइफ इन जेल, ऐसे एक वाक्य उनका था। दूसरा उन्होंने कहा, तो आर्गुमेंट ऐसे किए, यदि देश की सुरक्षा के लिए उनको जेल के अंदर भी शूट किए तो भी कोई अपराध नहीं है सरकार पर। जेल में अंग्रेजों के जमाने के कानून बहुत है, अब ठीक हो गया है, वो कानून ही चलता था। अंग्रेजों ने उस समय जो किया था वो कानून चलते थे, तो जेल के अंदर संघर्ष किए, इस कानून के खिलाफ भी अंदर उसके लिए ज्ञापन देना, उसके खिलाफ करना, वहीं सत्याग्रह ने अंदर अनशन करना, ये सब किया। तो इस कारण से कुछ कानून बदलना पड़ा प्रशासन को, कुछ चीजें। एच.वी. कामत जी ने एक कहा, इट इज नॉट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट मेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज एंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे लोकसभा के सदस्य एच.वी. कामत थे, उन्होंने कमेंट किया सरकार ने क्या किया संविधान के साथ। इट वाज ऑलमोस्ट एंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के प्रस्तावना में पहले से नहीं था सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का, इन दो शब्दों को उन्होंने जोड़ा, वो आज तक है। संविधान के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयत्न भरपूर किए उस समय, और 5 वर्ष के जो लोकसभा के कार्यकाल है उसको 6 साल किया। तो वो सारी चीजें जनता सरकार आने के बाद उसको फिर से संशोधन करके वापस किया। देश के इतिहास में आपातकालीन संघर्ष को एक दृष्टि से द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम ऐसे कई लोगों ने उस समय कहा है। आज भी कई बार लगता है यह सही व्याख्या है। विदेशी शासन के खिलाफ एक संघर्ष हुआ, वो लंबे चला, एक स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, लेकिन देश के अंदर के ही अपने लोगों ने संविधान के प्रावधान को दुरुपयोग करके देश के लोगों के आवाज को दमन करने के, और जयप्रकाश नारायण जैसे जिनके जीवन इतने स्वच्छ है, ऐसे व्यक्ति को भी दमन करने के जो प्रयत्न हुआ, और सामान्य लोगों को तो हुआ ही, तो यह एक दृष्टि से द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम कहना ये योग्य है, ऐसे मुझे लगता है। व्यक्ति या पार्टी असुरक्षित है, अस्थिर है, उसके लिए संविधान का उपयोग करना या दुरुपयोग करना, यह लोकतंत्र में कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरा हमेशा कहना है लोकतंत्र यह सुरक्षित है, अपने देश के संसदीय व्यवस्था, संविधान वगैरह वगैरह वो तो है ही, लेकिन उससे भी बढ़कर जागृत समाज और उनको जागृत रखने के कार्य करने वाले समाज के गैर राजनीतिक नेतृत्व, उनके जीवन के स्वच्छ, निस्वार्थ और देशभक्ति के उनकी प्रखरता, यह यदि है तो समाज के लोग भी ऐसे लोगों के समर्थन में खड़े होते हैं। इसलिए हमेशा
देश के लिए इस प्रकार के नेतृत्व समाज में हर क्षेत्र में रहना चाहिए, वह देश के लिए भरोसा है।